हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार सिंह ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के और वर्किंग प्रिंसिपल और ऑपरेशन के बारे में। ठीक है, उसके कार्य सिद्धांत और उसका जो है कार्यप्रणाली के बारे में हमने डिस्कस किया था, किस प्रकार से वो वर्क करता है। ठीक है, इस वीडियो में और इस लेक्चर में हम देखेंगे एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के एन चैनल तथा पी चैनल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग जो है यहाँ पे वीडियो को रोक कर एक नोटबुक और जो है एक पेन लेके बैठें और बाकी इसको हम नोट करते जाएं। ठीक है, तो ये सभी स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि पेन और एक नोटबुक लेके बैठा करें। तो हम लोग शुरू करते हैं कर्व्स के बारे में, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं। हम बात करते हैं एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। बेटा, हमारी दो प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसा कि हमने एफईटी यानी कि जेएफईटी में पढ़ा था। हमारा एक ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स या आपकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन रीजन है आपका, रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन। पहले हम इन रीजनों की बात करते हैं कि ये रीजन्स हैं क्या 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 होते हैं। वैसे तो मैं आपको इस लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, जब मैंने जेएफईटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताया था, तो मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये रीजन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जो हमारे जो तीन रीजन हैं वो कौन कौन से मैंने बताया, कट ऑफ रीजन, ओमिक रीजन एंड सैचुरेशन रीजन। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है कट ऑफ रीजन, इसमें दे रखा है कि कट ऑफ रीजन इज अ रीजन इन विच मॉसफेट विल बी ऑफ एज देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू इट। इट मीन्स कि जो हमारा कट ऑफ रीजन में मॉसफेट जो होता है ऑफ कंडीशन में होता है, जिसका कारण क्या है कि उसमें किसी प्रकार की करंट फ्लो नहीं होती है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मॉसफेट, और इसी वजह से मॉसफेट इसमें जो होता है इस रीजन में आपका ओपन स्विच की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? एक ओपन स्विच की वर्क करता है। इसीलिए इस रीजन में हम लोग क्या है, इस मॉसफेट को इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में एक स्विच की तरह काम कराते हैं। किसकी तरह काम कराते हैं? स्विच की तरह काम कराते हैं। अब हम देखते हैं कि ये ओपन स्विच की तरह क्यों वर्क करता है। तो मैं इसके लिए आपको जो है इसके स्ट्रक्चर यानी कि जो इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है, संरचना वाला जो डायग्राम है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये इसमें ऑफ रहता है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने दो प्रकार के आपके जो है सर्किट्स लिए हैं, इसके डायग्राम लिए हैं। आप पहले वाले डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका एन चैनल मॉसफेट ई मॉसफेट के डायग्राम में, पहले डायग्राम में आप देखें कि ये जो आपके टर्मिनल्स हैं, ये आपका सोर्स टर्मिनल है, देन ये ड्रेन टर्मिनल है। ठीक है, अब हमने जब बीजीएस अप्लाई किया, मतलब नो वोल्टेज बीजीएस जब अप्लाई नहीं है, उस केस में आप देख सकते हैं जो आपका सोर्स और ड्रेन टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई भी पाथ प्रोवाइड नहीं किया गया है, और ना ही हमारा वोल्टेज अप्लाई करने से जो हम लोअर वोल्टेज जो हमारा बीजीएस होता है, जो हम मान ले सपोज इनिशियली बीजीएस, शुरुआती बीजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, वो बहुत कम है। तो जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में SiO2 लेयर की ये इंसुलेशन है, जिससे यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी पाथ प्रोवाइड नहीं किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है। क्यों? देख सकते हैं इस प्रकार का पाथ। ठीक है, इस वाले रीजन को देखते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर डायग्राम को देखिए, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई पाथ नहीं है, इस वजह से इस रीजन में किसी प्रकार का कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। क्या है? किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका जो है वो है ओमिक रीजन, या हम लोग बोलते हैं इसे लीनियर रीजन। क्या बोलते हैं? लीनियर रीजन। इसमें दे रखा है, देखिए कि ओमिक और लीनियर रीजन इज अ रीजन वेयर in the current IDS increase which with an increase in the value of BDS. When MOSFET are made of operate in this region, they can be used as an amplifier. क्या है ये? क्या बोल रहे हैं कि ओमिक रीजन या जो आपका लीनियर रीजन है, इसमें जो है
आपकी जो आईडीएस करंट होती है वो इंक्रीज होती है। किसके साथ साथ इंक्रीज होती है? विद एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वीडीएस। जैसे जैसे हम वीडीएस की वैल्यू को इंक्रीज कराते हैं वैसे वैसे हमारी आईडीएस करंट इंक्रीज होती है। और इसी ओमिक या लीनियर रीजन को हम प्रयोग करके इसका प्रयोग जो है एज एन एम्पलीफायर की तरह इस रीजन में प्रयोग करते हैं। एज एन एम्पलीफायर की तरह मॉसफेट को प्रयोग करते हैं। थर्ड रीजन है आपका सैचुरेशन रीजन। क्या है? सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में देखें क्या दे रखा है कि इन सैचुरेशन रीजन द मॉसफेट हैव देयर आईडीएस कांस्टेंट इन स्पाइट ऑफ an increase in VDS and occur once VDS exceed the value of pinch off voltage BP. Under these conditions, the device will act like a closed switch through which a saturated value of IDS flow. As a result, this operating region is chosen whenever MOSFET are required to perform switching operations. ठीक है, ये दे रखा है। तो इस वाले रीजन में क्या बोल रखा है कि इस रीजन में, सैचुरेशन रीजन में, जब आपकी ड्रेन टू सोर्स करंट जो आप IDS वो आपकी कांस्टेंट हो जाती है। किसके रिस्पेक्ट में? जब हम VDS को कंटिन्यूस इंक्रीज करते हैं, लेकिन IDS तो कांस्टेंट है। क्या है? IDS कांस्टेंट रहती है, VDS इंक्रीज करते जाएंगे। और उसके साथ क्या होता है, जब VDS को इंक्रीज करते जाएंगे और एक लिमिटेड वैल्यू से VDS को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते जाएंगे, तो आपका एक पॉइंट आकर होगा जिसको हम बोलेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज BP। क्या बोलेंगे? पिंच ऑफ वोल्टेज BP। उसके बाद से जो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज BP होगा उस पर क्या होगा, आपका IDS जो है जो आपका कांस्टेंट हो जाता है। IDS जो होता है आपका कांस्टेंट हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका मॉसफेट होता है वो किस प्रकार का वर्क करता है? एज ए क्लोज स्विच, बंद स्विच की तरह काम करता है। और इस रीजन में हम जो है मॉसफेट को, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें जो है एज ए स्विचिंग ऑपरेशन की तरह प्रयोग करते हैं। स्विचिंग ऑपरेशन में इस रीजन में मॉसफेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो थे 3 रीजन थे आपके। इन 3 रीजनों को अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे ये रीजन उत्पन्न होते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड ओमिक रीजन की। दोबारा से मैं इसके जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है, यानी कि संरचना वाला डायग्राम है, उस पर मैं दोबारा से पहुंचता हूं। दोबारा से देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी आपका पाथ प्रोवाइड नहीं था ड्रेन टू सोर्स के बीच में। लेकिन जैसे ही हमने BGS को इंक्रीज किया, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज BTS से जो थोड़ा सा इंक्रीज किया, यहाँ पे एक पाथ बन गया ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के बीच में, एक चैनल बन गया जिसके माध्यम से करंट ड्रेन टू सोर्स या सोर्स टू ड्रेन करंट फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और करंट फ्लो हो रही है। तो यही जो आपका, यही बोला जाता है जो हमारा कट ऑफ रीजन। इसी की हम बात करें, कट ऑफ रीजन की। हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये देखिए आपका, जब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अब हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देख सकते हैं कि एक ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रेन टू सोर्स करंट IDS और गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में क्या है? IDS यानी कि ड्रेन करंट, ड्रेन टू सोर्स करंट जिसको हम ड्रेन करंट भी बोलते हैं, और जो वोल्टेज आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज के बीच में है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, हमें BGS जब हमारा 0 है तब हमारी करंट 0 थी। क्या थी? हमारी करंट 0 थी, क्योंकि हमारा चैनल नहीं बना था। उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का, जो ड्रेन और सोर्स वोल्टेज टर्मिनल, उनके बीच में किसी प्रकार का कोई चैनल नहीं था। अब जैसे जैसे हम BGS को इंक्रीज कर रहे हैं ऐसा आएगा BT, जो बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज मिनिमम वैल्यू ऑफ द गेट टू सोर्स वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? गेट टू सोर्स वोल्टेज की वह वैल्यू जिस पे हमारी जो ड्रेन टू सोर्स है, दोनों टर्मिनलों के बीच में करंट का फ्लो बन जाता है, करंट प्रवाहित होने लगती है। वह मिनिमम वोल्टेज या BGS की वह मिनिमम वैल्यू, उसको हम बोलते हैं क्या? BTS। क्या बोलते हैं हम? BTS बोलते हैं। तो इसी बोलते हैं हम BTS वोल्टेज। तो हम जैसे ही हमारा BGS बराबर, हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ही हमारा BGS बराबर BT होता है, क्या होता है? BGS बराबर BT होता है, तभी हमारा जो होता है ड्रेन टू सोर्स या तो आपके जो करंट होती है ड्रेन टू सोर्स वो फ्लो होने लगती है। यदि N चैनल मॉसफेट की हम बात करें तो आपकी जो करंट होती है ड्रेन टू सोर्स फ्लो होने लगती है। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम वोल्टेज होता है या मिनिमम वैल्यू होती है BGS की, जिस पे हमारी जो IDS करंट फ्लो होने लगती है। अब यहाँ से हमारी करंट फ्लो होने लगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारी करंट
होने लगी। मतलब आप इस लाइन को देखेंगे, अगर इस लाइन को फॉलो करें, यहाँ पे आईडीएस की वैल्यू है कुछ, ठीक है, ये करंट फ्लो होने लगी। लेकिन इससे वाला नीचे वाला रीजन, उससे नीचे लोअर वैल्यू जो है बीजीएस की, बीजीएस का है अभी BTH हो गया। लेकिन इससे नीचे वाला रीजन, जब आपकी किसी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इससे नीचे वाला जो रीजन है जिसमें आपके किसी प्रकार की कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, उसी रीजन को बोलते हैं हम कट ऑफ रीजन, जिसमें आपका मॉसफेट होता है ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। बिकॉज ऑफ जो आपकी आईडीएस बराबर क्या होती है, जीरो होती है। आईडीएस बराबर क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पे हम, ये आपकी कंडीशंस बनी है, यहाँ पे हम आईडीएस बराबर जीरो, आईडीएस बराबर जीरो। और सेकंड कंडीशन होती है, इसके लिए एक कंडीशन और बना सकते हैं आप। क्या बना सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको, देख सकते हैं आप कि जब जो होगा बीजीएस लेस देन बीटी होगा, आईडीएस बराबर जीरो होगी। इस वाली कंडीशन में, ये कंडीशन कब होगी, कट ऑफ वाले रीजन में। कौन से रीजन में, कट ऑफ वाले रीजन में। और इस रीजन में आपका जो होगा मॉसफेट होगा, ई मॉसफेट, यानी कि एनहांसमेंट टाइप एन चैनल मॉसफेट जो होगा वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा, क्योंकि आपकी आईडीएस जीरो है। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। रीजन हमारा ओमिक रीजन है। अब इस रीजन की बात करें, यदि हम जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज है, गेट टू सोर्स वोल्टेज जो आपका है, इसको अब हम बढ़ाते हैं। बीजीएस, यदि अब नेक्स्ट आपकी कंडीशन बनती है बीजीएस ग्रेटर देन इक्वल टू वीटी हो जाए, साथ ही साथ हम जो है बीडीएस को भी बढ़ाएं, साथ ही साथ हम जो है बीडीएस को भी बढ़ाएं। यदि हमारा जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वीटी हो गया, मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, यदि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाए, और हम साथ ही साथ बीडीएस को बढ़ाएं, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो आईडीएस करंट है, आप यहाँ से ध्यान से देखें, आईडीएस करंट है जो, वो क्या है, जैसे जैसे आप बीडीएस को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे आपकी जो है आईडीएस करंट बढ़ रही है, यानी कि ड्रेन करंट बढ़ रही है। ड्रेन टू सोर्स करंट बढ़ रही है। कब बढ़ रही है, जब हमारा बीजीएस बीटीएच से बड़ा है, बीडीएस जो है बीटीएच से बड़ा है। और एक इसका मान पर यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन एक बीटीएच के, सॉरी, आपके बीजीएस के एक नियत मान पर, कांस्टेंट मान पर आईडीएस तो बढ़ती रहती है। किसकी, क्यों बढ़ती रहती है, क्योंकि आपका वीडीएस इंक्रीमेंट होता है। बीडीएस जो है आपका, वीडीएस जो होता है बढ़ता रहता है। क्यों बढ़ता रहता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब आप इसकी बात करेंगे, जब सपोज दैट बीजीएस आपका, हमने बीटीएस से बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन बीटी है, बीटीएच है, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन अब होगा क्या कि आप बीडीएस को बढ़ाने से इनका मूवमेंट जो होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो मूवमेंट होगा, यानी कि कंडक्शन, इलेक्ट्रॉनों का जो कंडक्शन होगा वो बहुत तेजी से होगा। क्या होगा, बहुत तेजी से होगा। जैसे जैसे हम बीडीएस को बढ़ाते रहेंगे, जो इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन जो होगा बहुत तेजी से होगा, ठीक है जी। तो वही जो इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के बहाव के कारण, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके बहाव के कारण जो आपकी करंट है आईडीएस वो बढ़ती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे जैसे बीडीएस को बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम बीडीएस को बढ़ाते हैं, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। लेकिन बीडीएस के एक नियत मान पे, बीडीएस के एक नियत मान पे, एक पॉइंट पे बीडीएस का मान हम बढ़ाते हैं, लेकिन एक मान बीडीएस का ऐसा आता है कि बीडीएस के उस मान के बाद जो आपकी आईडीएस, यानी कि जो ड्रेन करंट होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, जो आईडीएस हो गई आपकी कांस्टेंट हो गई। यहाँ तक आप देख सकते हैं, जैसे जैसे हम बीडीएस को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे जैसे आप बीडीएस को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जैसे जैसे बीडीएस को बढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूसली जो है आपकी आईडीएस बढ़ रही है, कंटिन्यूसली आईडीएस लीनियर रूप से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं ये लाइन जो है आपकी लीनियरली है, मतलब जैसे बीडीएस बढ़ रहा है वैसे ही आपका आईडीएस बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जो आपका वोल्टेज कौन सा कहलाता है, जो बीडीएस की एक वैल्यू जिस पे आके आपकी आईडीएस जो होती है कांस्टेंट हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, या जिसे हम बीपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बीपी से डिनोट करते हैं। तो आपकी जो है आईडीएस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि बीडीएस के, अब यहाँ से मैं इनको समझाता हूँ। सपोज दैट बीडीएस का मान जो है, ध्यान से देखें आप, सपोज दैट बीजीएस है, बीजीएस बराबर है, तो
आपका जो आईडीएस बराबर जो देखेंगे आप यहाँ तक है, आईडीएस जो है यहाँ तक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उतनी है लेकिन कंडक्शन बढ़ रहा है। अब जो हमने यहाँ पे देखेंगे बीजीएस बराबर 1 पे आईडीएस का मान यहीं पे लेंगे, तो आईडीएस का मान सपोज दैट ये है, ठीक है, बीजीएस बराबर आईडीएस का मान ये है। और जो आपका पिंच ऑफ वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ये होगा पिंच ऑफ वोल्टेज, क्या होगा, ये होगा पिंच ऑफ वोल्टेज। तो ये जो है आपका बीडीएस के मान के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं, मैं इसको से क्लियर करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक पॉइंट नोट ये करें कि ये जो लाइन है ये पिंच ऑफ वोल्टेज अलग अलग कर्व के लिए अलग अलग है। यदि हम बीजीएस बराबर 1 पर आईडीएस का सपोज दैट वैल्यू ये है, ड्रेन करंट की वैल्यू सपोज दैट ये है बीजीएस पर, जो बीजीएस का पहला मान हम लोग सपोज दैट सेट कर रहे हैं, तो उस पर भी आईडीएस का मान ये है। तब देख सकते हैं बीडीएस पर आईडीएस का मान थोड़ा सा लीनियरली बढ़ रहा है उसके साथ, बट एक नियत मान पर आके बीडीएस की एक नियत यानी कि एक वैल्यू जिसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज वो यहाँ पे अगर हो रहा है, उसके बाद ये आईडीएस कांस्टेंट हो गया आपकी। ये बीजीएस बराबर 1 पे था, जो बीजीएस की एक वैल्यू हमने बीजीएस बराबर 1 रखी। यदि हम ऐसे ही बीजीएस यानी कि बीजीएस का मान थोड़ा और बढ़ाएं और उसको कांस्टेंट कर दें, सपोज दैट इस पॉइंट पे आईजीएस जो आपका आईडीएस होगा उसका मान देखेंगे, यहाँ पे करंट फ्लो हो गई, आईडीएस फ्लो होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे हम बीडीएस को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम बीडीएस को बढ़ा रहे हैं, तो ये उसके साथ लीनियरली बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। और एक नियत पॉइंट पे आके यानी कि एक वैल्यू जिसे हम पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, उस पे आके ये आगे कांस्टेंट हो गई, देख सकते हैं आप कांस्टेंट हो गई। और ये इसका पिंच ऑफ वोल्टेज ये होगा, क्या होगा, बीपी, जो बीडीएस का मान होगा वह अधिकतम मान जिस पे आपकी आईडीएस कांस्टेंट हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, पिंच ऑफ वोल्टेज, वो क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बीडीएस और सेट करें, सपोज तीसरे नंबर पर तीसरे पॉइंट पे सेट करते हैं, तब आईडीएस का ये होगा, यहाँ पे आईडीएस का मान। और बीडीएस के बढ़ाने पर आईडीएस लीनियरली बढ़ रही है, लीनियरली बढ़ रही है। देन उसके बाद आप एक देख सकते हैं जो आपका बीडीएस का मैक्सिमम मान जिस पे आपका आईडीएस कांस्टेंट होगा, इसका पिंच ऑफ वोल्टेज इस वाले कर्व का पिंच ऑफ वोल्टेज ये होगा। देन आगे भी देख सकते हैं आप, आगे का पिंच ऑफ वोल्टेज ये होगा, ठीक है। तो डिफरेंट बीजीएस के डिफरेंट मान पे हमने आईडीएस के डिफरेंट कर्व को स्टडी किया, ठीक है। बीजीएस के डिफरेंट मान पे आईडीएस के कर्व को अलग अलग देख सकते हैं, ठीक है। आईडीएस और बीडीएस के मान अलग अलग देख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है आपकी, व्हेन बीजीएस ग्रेटर देन इक्वल टू बीटी, यानी कि जो बीजीएस गेट टू सोर्स वोल्टेज है वह थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ा है, तब की बात हो रही है, ठीक है। और यही रीजन जो आपका यही रीजन जो होता है, जो सैचुरेशन रीजन यानी कि ओमिक रीजन और सैचुरेशन, ये आपका ओमिक रीजन कहलाता है। जैसे ओमिक रीजन कब कहलाता है, जब बीडीएस के मान के साथ जब आईडीएस का मान लीनियरली रूप से बढ़ता है उसी के साथ साथ, तब हमको उसको बोलते हैं ओमिक रीजन। जैसा कि ये वाला रीजन आपका दे रखा है, जब आपका बीडीएस एक मैक्सिमम मान पर आपका आईडीएस कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि बीडीएस को बढ़ाते हैं लेकिन उसके बाद आईडीएस का मान नहीं बढ़े, तब उस पॉइंट से हम आगे तक देखेंगे वह आपका क्या कहलाता है, सैचुरेशन रीजन कहलाता है, यानी कि संतृप्त क्षेत्र कहलाता है। संतृप्त क्षेत्र का मतलब वहाँ पे आपके जाके आईडीएस के मान में किसी प्रकार की कोई भी वृद्धि नहीं होनी है, आईडीएस का मान कांस्टेंट हो जाता है चाहे आप बीडीएस को बढ़ाते रहें। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपकी ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आईडीएस और बीडीएस के बीच में है, जबकि आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स आईडीएस और बीडीएस के बीच में है। ये आपके आउटपुट वोल्टेज, ये आपके इनपुट वोल्टेज हैं, और इसमें 3 रीजन है। बीडीएस के डिफरेंट मान पे हमने डिफरेंट कर्व्स को देखा, ठीक है। अब यदि हम बात करें पी चैनल मॉसफेट की, तो पी चैनल मॉसफेट में बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, बस बाइसिंग का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि एन चैनल मॉसफेट आप तो बीजीएस, यहाँ पे आपका एन चैनल मॉसफेट है, तो यहाँ पे हम एन चैनल में यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे तभी ये फॉरवर्ड बायस मिलेगा। जबकि पी चैनल में यहाँ पे आपका जो पी चैनल होता है एन टाइप का सब्सट्रैक्ट होता है, यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हमें क्या होता है, इसका करना पड़ता है। तो
एन चैनल का आपका करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब हम पी चैनल की करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स सेम है। ये आपकी जो पी चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट की करेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, करेक्टरिस्टिक्स सेम है, बट क्या है आपका जो ये रिवर्स बायस में आ गया, यानी कि जो वैल्यू होगी आपकी, अब जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो निगेटिव में हो जाएगा, लेकिन करेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगी। आप देख सकते हैं ये निगेटिव में हो गया क्योंकि वो रिवर्स बायस में अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका बीटी, ये आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया, ये आपके आईडीएस वन है, सेम कर्व है आपका, देख सकते हैं आप बीजीएस वन पे जैसे जैसे आपका आईडीएस की इंक्रीज होगा देन आपका वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा आईडीएस। ठीक है, अगला बीजीएस यहाँ से ये आपका पिंच ऑफ वोल्टेज हो जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक सेम है और आपका सिर्फ चेंज क्या है, उसके वाइसिंग का चेंज है। क्या है आपका वाइसिंग का चेंज है, अर्थात जो हम पी टाइप का सब्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं एन चैनल में, वहीं आपका पी चैनल में आपका एन टाइप का सब्सट्रैक्ट यूज करेंगे। तो बैटरी के जो टर्मिनल है उनका हेरा फेरी है, बस बाकी सेम है। बाकी ये आपका जो है पी चैनल करेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें ये आपकी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स है, देख सकते हैं आप आईडीएस और बीजीएस पेज रहती है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपकी ड्रेन करेक्टरिस्टिक्स या आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स ये आईडीएस और बीजीएस के बीच में रहती है। आप देख सकते हैं ये ओमिक रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है, ये कट ऑफ रीजन है। अब यदि आप इसी को ही उल्टा कर दें उसी की तरह, तो आप उसी की तरह ही देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बीजीएस सॉरी ये आपकी पी चैनल एनहांसमेंट टाइप की करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपकी एन चैनल एनहांसमेंट टाइप की करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये आपको करेक्टरिस्टिक्स सारी मैंने क्लियर कर दिए, बता दिए। ठीक है, आप इनको एक बार स्टडी कीजिएगा, अपने जो नोटबुक हैं उनमें आप इसको नोट कीजिएगा, जो भी मैंने आपकी वैल्यू बताई हैं और जो भी आपकी कंडीशंस बताई उनके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए इनको, और इनको बैठ के जो है इसको एक बार अपने आप से भी इनको लर्न करने की कोशिश करें। क्लियर, तब तक के लिए जो है आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, और आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन पर आरोग्य सेतु ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है, इससे आपको जो है सारी जितने भी जो आपके हमारे देश में महामारी चल रही है कोविड-19, इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहता है। साथ ही साथ आपको आप जो है सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं इसके माध्यम से। आपके आसपास कोई केस है उसका भी आपको पता चल सकता है। तो आप सभी जो है अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड करें एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।